हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बिना देरी के इस प्यारे से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एनिमेशन और विजुअल्स के साथ। तो बच्चों, हमारी जो प्रकृति होती है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, विंड, एनिमल्स। ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है ये हमारी प्रकृति में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। बस शर्त ये है कि वो चीज़ हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स तक पहुँचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स को से हमें इकोनॉमिकली प्रॉफ़िट होना चाहिए। तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब लोगों को उस चीज़ से कोई नुकसान या चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फ़ॉलो होगी, तभी कोई चीज़ रिसोर्स मानी जाएगी। ओके, तो अदरवाइज़ नहीं मानी जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीज़िबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। आया समझ में? अब आप इस डायग्राम को देखो जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जिसमें ऊपर की साइड नेचर है, लेफ्ट साइड टेक्नोलॉजी और राइट साइड है इंस्टीट्यूशंस और सेंटर में ह्यूमन बीइंग्स। तो ये डायग्राम बेसिकली 2 चीज़ें बता रहा है। पहले की जो ये टेक्नोलॉज़ी, नेचर और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वे आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी की जो ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वे टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ और डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशंस को। जिससे क्या होता है कि पैसे आते हैं और पूरी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ को 4 तरीकों से क्लासिफ़ाई किया गया है, मतलब कि रिसोर्सेज़ को 4 तरीकों से बाँटा गया है। on the basis of origin, on the basis of ownership, on the basis of exhaustibility and on the basis of status of development। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज, 2 रिसोर्सेज प्रकार के होते हैं। पहली बायोटिक रिसोर्सेज एंड दूसरी अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो बायोस्फीयर में मिलती है, मतलब उनके पास लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। ये सब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि इनके पास लाइफ होती है तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग से बनी हुई होती है, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज होती है क्योंकि इनके पास लाइफ नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। तो एक्सॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज 2 प्रकार की होती है, पहली रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिन्हें हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, जो हमेशा अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनको आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो आसानी से रिन्यू नहीं होते हैं। एक बार ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फिर से बनने के लिए। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, न्यूक्लियर एक्सेट्रा। ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे आर एक्सॉस्टेड, दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज 4 प्रकार की होती है। पहली इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, तीसरी नेशनल रिसोर्सेज और चौथी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स की। तो जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति ओन करता है प्राइवेटली, मतलब किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति है, तो वो उसकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल प्लॉट, फील्ड, हाउस, कार, बुक, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती है क्योंकि इन सभी
इन सब किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंट्रोल रहता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज़ व्हिच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज़। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज़। तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज़ वो रिसोर्सेज़ होती है जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज़ है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज़ व्हिच ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज़। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो देश में पाई जाने वाली हर एक रिसोर्स नेशनल रिसोर्स है, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हाँ, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है कि वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, आम जनता के भले के लिए, बट गवर्नमेंट उसके लिए फेयर कंपनसेशन भी देती है। इसके अलावा देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज़, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सब भी नेशनल रिसोर्स का ही पार्ट होते हैं। और साथ में कोस्ट लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो ओशन का एरिया होता है, वो भी नेशनल रिसोर्स का ही पार्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज़ व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज़। मतलब ऐसी रिसोर्सेज़ जो देश की गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज़ कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होती है जिन पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता, ना ही कोई एक देश अपनी मर्ज़ी से इन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कर सकता है। इन रिसोर्सेज़ को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कोस्टल लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वाला जो ओशन होता है, जिसे ओपन सी भी बोलते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज़ में ही आता है। अगर किसी कंट्री को इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना होता है, तो उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज़ व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री व्हिच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सच रिसोर्सेज़ आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज़। अब हम बात करते हैं फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 प्रकार की होती है। पहली पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरी डेवलप्ड, तीसरी स्टॉक और चौथी रिजर्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। वो एग्ज़ाम्पल है गुजरात और राजस्थान का। तो गुजरात और राजस्थान में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और वहाँ बहुत ज़्यादा हवाएँ चलती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हम धूप के लिए सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं और दूसरी विंड्स के लिए विंड टर्बाइन्स लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ, पर ऐसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन मशीन्स को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुजरात और राजस्थान जैसी जगहों पर पोटेंशियल है, यानी कि क्षमता है एनर्जी को डेवलप करने की, लेकिन टेक्नोलॉजी महँगी होने के कारण हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी रिसोर्सेज़ को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज़ कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज़ व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब ये प्रेज़ेंट है हमारे रीजन में एंड दे आर पोटे एंड दे हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और इनके पास क्षमता भी है हमारी ज़रूरत को पूरा करने की, बट द यूटिलाइज़ेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, पर इनका इस्तेमाल करना हमने शुरू नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इज़ सो एक्सपेंसिव, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा महँगी है। आया समझ में? इसका एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज़। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो रिसोर्सेज़ जो डेवलप हो चुकी है, मतलब ऐसी रिसोर्सेज़ जिनका सर्वे हो चुका है, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ हमने पता कर लिया है और करंटली हम इन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ऐसी रिसोर्सेज़ को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोयल, पेट्रोलियम, आयरन, रिवर्स ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज़ हैं। तो हम कह सकते हैं द रिसोर्सेज़ व्हिच आर सर्वेव्ड एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइज़ेशन एंड दे आर करंटली यूज्ड बाय ह्यूमन्स, सच रिसोर्सेज़ आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज़। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज़। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है, इंसानों के लिए कितना ज़रूरत की चीज़ है। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज़ बन सकते हैं।
लेकिन अफ़सोस हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉज़ी ही नहीं है कि हम वाटर में से इन दोनों रिसोर्सेज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ मतलब निकाल पाएँ। कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज़ जिनके पास पोटेंशियल तो है इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने का, लेकिन उन रिसोर्सेज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉज़ी ही नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज़ को हम स्टॉक रिसोर्सेज़ कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज़ व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज़ नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉज़ी टू एक्सेस देम। इसका एग्ज़ाम्पल है एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। लास्ट है हमारा रिज़र्व्ड रिसोर्सेज़। तो रिज़र्व्ड रिसोर्सेज़ वो रिसोर्सेज़ होते हैं जिनको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर हम इन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं करते। हमने इन रिसोर्सेज़ को रिज़र्व करके रखा है फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डैम्स के अंदर का पानी होता है और वो जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें हमने रिज़र्व करके रखा है फ्यूचर के लिए। हम इन रिसोर्सेज़ को थोड़ा बहुत ही यूज़ करते हैं ताकि जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तब हम इनका आसानी से यूज़ कर सकें। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज़ व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज़ देम बिकॉज़ वी कीप देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज़। बच्चों ये बात तो हमने जानते हैं कि जो रिसोर्सेज़ है वो हमारे लिए कितने ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को सैटिस्फाई करती है यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन बच्चों इंसानों ने क्या किया कि इन रिसोर्सेज़ को इंडिस्क्रिमिनेट क तरीके से यूज़ किया यानी कि इन रिसोर्सेज़ को अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया, जिस वज़ह से हमें आज के समय में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम कॉज़्ड बाय इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। तो बेसिकली हमें 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जिसमें से पहली प्रॉब्लम है कि कुछ लालची लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इन रिसोर्सेज़ का ओवर यूज़ किया, जिस वज़ह से जो रिसोर्सेज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज़ है वो कुछ ही लोगों के पास पहुँचती जा रही है, जिस वज़ह से जो सोसाइटी है वो 2 हिस्सों में बँट गई है, रिच और पुअर यानी कि अमीर और गरीब। आप खुद ही सोचो ना जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ होंगे वो अमीर होता जाएगा और जिसके पास कम रिसोर्सेज़ होंगे वो गरीब होता जाएगा। बस इसी तरीके से जो समाज है वो 2 हिस्सों में बँटता जा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम है कि रिसोर्स के ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वज़ह से हमें कई इकोलॉजिकल क्राइसिस से गुज़रना पड़ रहा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओज़ोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज़ को बचा सकते हैं? तो इसके लिए टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एक कांसेप्ट आया जिसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करो, पर इस तरीके से करो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज़ बची रहे। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज़ we should be used in such a way that our environment is not damaged and the needs of future generations are not compromised. This is called sustainable development. अब बच्चों सवाल ये होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो आया कहाँ से? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो हुआ क्या था 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल समिट था। तो ये ब्राज़ील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। अब बच्चों रीज़न क्या था? इस मीटिंग को करने का रीज़न था कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, उनका क्या-क्या समाधान हो सकता है। इस चीज़ पे डिस्कशन करना ताकि विश्व स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, तो ये रीज़न था और इसके लिए मीटिंग होती है। सभी आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने-अपने विचार रखते हैं। इसके बाद इस मीटिंग का रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट क्या आता है? देखो पहला सारे देश मिलकर जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताते हैं। मतलब सारे देशों के लीडर ये सहमति जताते हैं कि हम जंगलों को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जंगलों की रक्षा करेंगे। दूसरा ये सारे देशों के लीडर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को अपनाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि एजेंडा 21 क्या था? तो एजेंडा 21 बेसिकली एक डिक्लेरेशन था यानी कि एक घोषणा पत्र था जिसमें एनवायरनमेंट की जो अलग-अलग प्रॉब्लम्स थी जो कि इंसानों ने क्रिएट की थी, उनको कैसे ख़त्म करना है और एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, इस चीज़ पर एक ब्लूप्रिंट था। तो आया समझ में कि क्या था एजेंडा 21? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज़ की प्लानिंग करना, मतलब रिसोर्सेज़ को सही ढंग से इस्तेमाल करना। अब बच्चों एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारी इंडिया है,
तो इंडिया में झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और कोयल्स पाए जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी काफ़ी मात्रा में है। लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है और वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे पानी तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज़ तो बहुत है, लेकिन वो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि जहाँ जिस रिसोर्स की कमी है, वहाँ उस रिसोर्स को पहुँचाया जाए, ताकि एक रीज़न का नहीं, बल्कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो बच्चों हमने ये तो जान लिया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली में होती कैसे है। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज़। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम रिसोर्सेज़ के लिए सर्वे करते हैं, उसके बाद कहाँ कौन से रिसोर्स प्रेज़ेंट है, इसके लिए हम मैपिंग करते हैं, इसके बाद क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करते हैं, फिर आखिरी में मेज़रमेंट करते हैं। बेसिकली हम रिसोर्सेज़ की लिस्ट बनाते हैं। सेकंड स्टेप होता है हमारा इवोल्विंग ए प्लान स्ट्रक्चर। अब हमने रिसोर्स से रिलेटेड सारी रिसर्च वगैरह कर ली, अब हमारी बारी है रिसोर्स को बाहर निकालने की। तो बेसिकली हम सेकंड स्टेप में यही करते हैं, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि रिसोर्सेज़ को निकालने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन से स्किल वाले लोग चाहिए और कौन से इंस्टीट्यूशंस हमें सेटअप करने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप होता है हमारा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब इस स्टेप में हमें ये चेक करना होता है कि हमने जो रिसोर्स प्लान बनाया है, वो क्या नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा मेन एम यही होता है कि हम जिन रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, उनसे हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो बच्चों अभी तक हम ये जान चुके हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है और हम ये भी जान चुके हैं जो रिसोर्सेज़ होती है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन बच्चों जितनी ज़रूरी रिसोर्सेज़ होती है उतनी टेक्नोलॉज़ी होती है, क्योंकि हम रिसोर्सेज़ को बिना टेक्नोलॉज़ी के निकाल नहीं सकते। तो बच्चों अब हम आगे का पोर्शन पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और ऐसी ही अमेज़िंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।